हिंदी थिएटर, यहाँ जो हिंदी थिएटर का जो भी ट्रेडिशन रहा है, अगर हम उसको ट्रेस करेंगे तो ये पारसी थिएटर से ही हिंदी थिएटर कोलकाता में आया। और हिंदी थिएटर जो था, यानी पारसी का जो थिएटर था, वो पूरे तौर पे हम अगर कहेंगे उसको नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बेहतरीन मिसाल है। अब वो कैसे? पारसी थिएटर में ज़्यादातर लिखने वाला जो राइटर होता था वो उर्दू राइटर होता था। उसके एक्टर्स जो होते थे वो गुजराती होते थे और हिंदी स्क्रिप्ट में वो उर्दू पढ़ते थे। और वहाँ का जो प्रोड्यूसर होता था वो लोग क्या होते थे? वो लोग पारसी होते थे। और यहाँ जो कलकत्ते में ऑडियंस होती थी वो अपर क्लास बंगाली और मारवाड़ी। यानी इतना ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन, यानी अगर हम थिएटर में इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वो सिर्फ सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो वो पारसी थिएटर में हमको मिलता है। ठीक उसी तरह से जैसा फिल्म इंडस्ट्री में है, हिंदी फिल्म बनता है लेकिन पूरा बैकग्राउंड हिंदी नहीं होता है। तो हम इसको हिंदी थिएटर को या उर्दू थिएटर को अलग लैंग्वेज में कभी नहीं देखते। ये एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। ये वो लैंग्वेज है जो केरल से लेकर कश्मीर और अफ़गानिस्तान, ईरान तक आप चले जाइएगा तो कोई ना कोई आपको, यानी अगर आपकी बंगाली लैंग्वेज है या आप इंग्लिश जानते हैं या फिर उड़िया, तो अगर एक जैसे मद्रासी और एक बंगाली अगर आपस में मिल गया तो उसके पास दो ही लैंग्वेज होता है बात करने के लिए, इधर इंग्लिश और हिंदुस्तानी। तो ये जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है जो वहाँ से शुरू होता है वहाँ जाकर ख़त्म होता है। तो हमारा जो मीडियम है थिएटर का ये वही है, साहित्यिक थिएटर, जिसको हम लिटरेचर के माध्यम, जिसमें अब जाहिर सी बात है कि पारसी थिएटर सब कुछ अच्छा होने के साथ साथ उसमें एक ख़राबी ये भी थी कि वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया था कि उसमें फिर फूहड़पन ज़्यादा आ गया था। यानी उसमें क्या कहेंगे कि जैसे कुछ दिन पहले तक वल्गैरिटी, चीपनेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करके यहाँ जो पहली बार किसी ने एक संजीदगी से अगर थिएटर किया तो वो तरुण संघ वालों ने किया और कुछ दिन तक करते रहे। उसी तरुण संघ से निकलकर श्यामन जालान, प्रतिभा अग्रवाल, ये लोग सामने आए, उन लोगों ने थिएटर करना शुरू किया। दरअसल 1905 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कलकत्ता में थिएटर की शुरुआत की थी अंग्रेजों के खिलाफ नाटक करने का। हाँ, तो कलकत्ता में हिंदी का जो इतिहास हिंदी थिएटर का यहाँ से शुरू होता है। और वीर अभिमन्यु और आदि इस तरह के हिस्टोरिकल नाटक किए और उनकी लैंग्वेज ट्विस्ट होती थी डायरेक्ट, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके नाटकों को बंद करना शुरू किया, बैन किया, तो इन लोगों ने ऐतिहासिक नाटकों को उठाया और भाषा को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि जनता समझ रही है ये अंग्रेजों के खिलाफ है और अंग्रेज नहीं समझ रहे हैं। तो कलकत्ता में 1905 से इसकी जो हिंदी रंगमंच का जो नया रूप निकल कर आया, पारसी से अलग होकर, वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे बड़ा बेस जो कोलकाता में उर्दू थिएटर का जो बना वो मौलाना आज़ाद कॉलेज बना। मौलाना आज़ाद कॉलेज में एक थिएटर का ट्रेडिशन वहाँ शुरू हुआ। ये 1967-66 की बात है। उस वक्त में प्रोफेसर नियाज़ अहमद खान हुआ करते थे, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर, लेकिन वहाँ वो स्टूडेंट्स के साथ बच्चों को थिएटर ट्रेनिंग देते थे। और वहीं से क्या है कि एक अलग ढंग से सोचने का एक तरीका निकला कि भाई थिएटर भी कुछ होता है। और वहाँ वो इंसिस्ट करते थे अपने स्टूडेंट्स को कि जाकर बंगाली थिएटर देखने के लिए, बांग्ला का थिएटर। जाहिर सी बात है कि यहाँ जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन रहा है बांग्ला थिएटर के साथ आप हिंदी थिएटर का मुकाबला या हिंदुस्तानी थिएटर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि बांग्ला थिएटर स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही, जिसके पास रविंद्रनाथ टैगोर हो और जिसके पास बादल सरकार हो, मोहित चट्टोपाध्याय हो, तो आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते बल्कि उससे सीख सकते हैं। तो हमें सिखाया जाता था कि जाकर सीखें। तो वहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज में वो ट्रेडिशन रहा। जब हम लोग मौलाना आज़ाद कॉलेज में आए 86-87 में, फिर हमने वहाँ काम करना शुरू किया, वहाँ देखा, वहाँ के टीचरों के साथ हमने किया, सीखा वहाँ से। तो यूनिवर्सिटी में जब हमारी मुलाकात हुई ना 90 में, हमारा एमए का बैच था 90 से 92, बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर ये। और मैं कल्चरल सेक्रेटरी थी यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में, तो बड़ा दिखते हॉबे और सब कुछ बहुत किया और उनके लिए थिएटर बहुत किया, बहुत नुक्कड़ नाटक किया, पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुक्कड़ नाटक किया। और वहाँ से दरअसल कहा जाए कि इसके पहले जो भी थिएटर किया, थिएटर समझ के नहीं किया, थिएटर उसके बाद ही समझ में आने लगा, यूनिवर्सिटी में आने के बाद।
जितना हम बंगालियों के बीच में गए, जितना डीप गए, उतना हमने थिएटर का मतलब समझा। तो हमें थिएटर सिखाया बंगला ने। हम चाहे जितना भी हिंदी का नाम बोले या उर्दू बोले, नहीं, थिएटर में सिखाया बंगला ने। हम हमारे बीच में डिस्कशन होता था, तो होते तो हमने डिसाइड किया कि अब हम भी करें। और हमारा मिलने के बाद हमारा पहला नाटक 92 में बाबरी डिमोलिशन के बाद ना एक नाटक आया, छोटा सा नाटक उर्दू अखबार में छपा था नुक्कड़ नाटक के रूप में, ब्लैक संडे। उस नाटक को पार्टी ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि जब अजहर ने बताया तो पार्टी ने कहा कि इस नाटक का शो बहुत हो। और हमने उस दौरान 93 में हमने इसके 165 शो किए, गली गली मोहल्ले वाले में जाकर। बहुत अच्छा, इनफैक्ट वो पीस के लिए बड़ा अच्छा नाटक था। जब हम 4000 ऑडियंस के बीच में कर रहे हैं, एस्प्लेनेड में कर रहे हैं, गार्डन में कर रहे हैं, पाक सर्कस मैदान में कर रहे हैं, तो इसका असर पड़ा। मतलब कि जैसे अजहर ने कहा ना कि टूल के तौर पे इस्तेमाल करना, तो ये चूंकि प्रोपेगेंडा नाटक था कि नहीं, दंगे फसाद में औरतों की बहुत ही ज़्यादा वो गति होती है, खराब होती है, तो वहाँ से हम लोग ने तय किया कि नहीं, हमें अब थिएटर, सीरियस थिएटर करना है, अपना कुछ करना है। तो 94 में हमने जब बनाया, तब हमने असली परेशानी को देखा कि थिएटर करने में क्या परेशानी, ऑडियंस सब कुछ करना। हिंदी में ऑडियंस, मैं कहूँगी वाकई नहीं, जो मैंने बताया कि मेंबर्स है, हर ग्रुप का अपना मेंबर्स है, मेंबर सारा नाटक देखने, लेकिन आम दर्शक को नहीं क्रिएट किया गया। और मेरा मानना है सिर्फ एक रंगकर्मी का काम सिर्फ नाटक करना नहीं है, नाटक के साथ, रंगमंच के साथ उसको दर्शक को भी क्रिएट करना उसका ही उत्तरदायित्व है, उसका फर्ज है कि वो दर्शक को क्रिएट करे। हम सिर्फ दर्शक को दोष देंगे, दर्शक नहीं आता है, तो ये गलत बात है। दर्शक आएगा, दर्शक तक पहुंचना होगा। अभी दर्शक फिल्म के पास पहुंच रहे, वो अजहर ने आपको बड़ा साफ रीजन बताया। वहां एक सपने की दुनिया है, 2 घंटे हम सब कुछ टेंशन भूल के, अभी हम दोनों में अभी झगड़ा है और सिनेमा देखने बैठेंगे तो हम झगड़ा भूल जाएंगे, तो वो हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। नाटक को भी वैसा बनाना पड़ेगा, सोशल एस्पेक्ट के साथ नाटक को वैसा बनाना पड़ेगा कि वो कुछ लेके जाए। अब हमारे सामने ये हो गया कि दर्शक तो है नहीं, अब हमें फ्री में कार्ड बांटे नहीं, अब हम नाटक कर रहे हैं, प्लीज आइए ना। अरे हद हो गई। मैंने कहा सर ये प्लीज आइए ना, इस तरह से करके तो हम लोग थिएटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन शुरू के कुछ साल हमने वैसे ही किया, कला मंदिर कला को जब बुक कर रहे हैं और प्लीज आइए ना करके हमने थिएटर किया। और चूंकि यूनिवर्सिटी से तब भी जुड़े हुए थे हम लोग, निकलने के बाद भी 7-8 साल तक जुड़े हुए थे, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ जाते थे या हमें और भी शोज मिल जाते थे उसके जरिए। लेकिन 99 में हमारा पहला प्रोफेशनल जिसको कहा जाए थिएटर आया, जिसका पहला शो था 1 अगस्त 1999, लोहार नाटक, जिसमें तपस जाकिर डिजाइन थी। और उस जमाने में एन रशीद खान डीजी ऑफ ट्रैफिक हुआ करते थे और वो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। तो जब हम उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी घोष के कई फिल्मों में उन्होंने तो उनकी पोइट्री की किताब को मैंने और अजहर ने ट्रांसक्रिप्ट किया था हिंदी में, तो उनसे जान पहचान हुई थी। एंड मैं बोल सकती हूँ कि हमारा पहला फैन अगर कोई है तो वो एन रशीद खान साहब थे। बोला कि मारवाड़न, मेरे को मारवाड़न बोलते थे, अजहर को बिहारी बोलते थे कि मारवाड़न बिहारी को ले उड़ी। और उन्होंने हमारे नाटक में विदाउट एनी रेम्यूनरेशन म्यूजिक दिया, लाइव म्यूजिक भी दिया। हमारे 2 शो लाइव म्यूजिक साथ हुए, उसके बाद रिकॉर्डेड म्यूजिक में हुआ और रिकॉर्डिंग का इंतजाम भी उन्होंने करवाया, हमारे पैसे नहीं लगे। तपस्या ने हमसे कोई फीस नहीं ली। ये हमारी शुरुआत जो प्रोफेशनल थिएटर की वो इतनी अच्छी हुई। तपस्या ने विदाउट एनी रेम्यूनरेशन किया, एन रशीद खान ने विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, बल्कि हमें रेम्यूनरेशन दिलवा दिया, यानी म्यूजिक हमारा फ्री में रिकॉर्डिंग करवा दिया। और एक पहले शो की सारी ऑडियंस उन्होंने किसी को दे दी थी जिम्मेदारी, और रविंद्र सदन में हमारा शो था और हाउस पैक हुआ था। कैसे? उनके कारण, उनके सर्किल के लोग और उनकी पब्लिसिटी की वजह से। मारवाड़न का शो है पहुंच जाओ सब, मेरा म्यूजिक है, आपका म्यूजिक है, पहुंच रही है सबको। तो बहुत मजा आया था। तो हमारी प्रोफेशनली शुरुआत बड़ी अच्छी हुई।
ऑडियंस को लेकर बस हमारी बात, हम जो मैं भी ऑडियंस को लेकर सारी बात में जब बता रही थी, हमें ऑडियंस क्रिएट करना पड़ रहा है, आज तक क्रिएट करना पड़ रहा है हम लोगों ने काफी। हाँ, अब हमारे शोज में जब आएंगे तो आप देखेंगे बुरके वाली भी हैं। मतलब हमारा ये जो टारगेट है हमारा सबसे ज्यादा कि उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम ऑडियंस क्रिएट किया है, जो थिएटर के साथ जिनका ताल्लुक एकदम नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं। और खासतौर पे उस तरह की ऑडियंस जो बुरके वाली होती हैं, वो जो टिपिकल घरेलू है ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि बंगाली ऑडियंस जो है ना, अगर मैं दिल की बात बोलूं तो बंगला ऑडियंस को हम लोग सच्चा ऑडियंस मानते हैं। हाँ, सच्चा ऑडियंस मानते, क्योंकि वो अप्रिशिएट करना जानता है। वो थिएटर में ताली बजाने के लिए नहीं बैठता है, वो थिएटर देखने के लिए बैठता है। तो बंगला ऑडियंस हमें जब कम मिलती है तो हमें दुख होता है, लेकिन हमें खुशी कहाँ मिलती है कि जिनका थिएटर कंसेप्ट में ही नहीं है, कल्चर में नहीं है, जिनके कल्चर में नहीं है, हम उन्हें थिएटर देखना सिखा रहे हैं। यानी हम अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। बंगाली दर्शक जो है ना, वो मेरा थिएटर नहीं देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो थिएटर देखेगा, वो थिएटर देखता है, एवरी डे देखता है, एवरी डे एकेडमी में देखता है, मधुसूदन में देखता है। यानी हर रोज बंगला का जो दर्शक है वो नाटक देखता है, लेकिन हिंदी और उर्दू का दर्शक हर रोज नाटक नहीं देखता है, वो लोग कभी कभी देखता है, कभी कभी देखता है। तो हमारा जो युद्ध शुरू हुआ दर्शक के लिए, हमने टारगेट किया कि नहीं, हमें इस बात को लेकर दुख नहीं करना है कि हमारे लिए बंगला दर्शक कितनी जुटती है। हमें इसलिए कोशिश करनी कि हम हिंदी और उर्दू को कहां तक खड़ा कर पाते हैं। जहां कंसेप्ट नहीं है, बंजर जमीन में खेती करना हमारे लिए चुनौती था। जो खेती की जमीन है उसमें तो कोई भी खेती कर लेगा, बंजर जमीन पर खेती करना ये हमारा एक चैलेंज था। ये हिंदी थिएटर देखने का जो प्रैक्टिस जो है, उसमें एनएसडी का जो कंट्रीब्यूशन तब क्या हुआ? मतलब कई साल से एनएसडी काम कर रहा है, और जहाँ तो नेशनल थिएटर स्कूल है, बता रहा हूँ मैं। तो ये आपका, हाँ, वो भी वही मैं कहूँगी, एनएसडी का जो थिएटर देखने का या थिएटर को प्रमोट करने का जो प्रैक्टिस रहा है, नो डाउट एनएसडी मॉडर्न थिएटर को पूरे हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया है, कर रहा है, और दिल्ली में रेगुलर फेस्टिवल करवाता है, अपना फेस्टिवल उनके रिपर्टरी का। और भारत रंग महोत्सव तो वो हिंदी थिएटर नहीं है, वो एक नेशनल लेवल का थिएटर है, तो इंटरनेशनल थिएटर है। और पहले क्या होता था, इस गवर्नमेंट से पहले तक जो एनएसडी करता था, जो बहुत बड़ा कदम था एनएसडी के लिए, कि एनएसडी किसी के भी बुलावे पे अपना शो लेकर चला जाता था। यानी नंदीकार ने बुलाया, या हम लोगों ने लिटिल थिएटर ने अगर फेस्टिवल किया, हम लोगों ने अगर बुलवाना चाहा, जो हम लोगों ने बुलवाया और हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ, जो पता चला, उसके आधार पर आपको बात बता रहे हैं कि वो पहले जाता था, पूरे अपने खर्च पे जाता था, और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होता था वो सिर्फ उनके रहने का, लोकल हॉस्पिटलिटी का इंतजाम करता, और कुछ नहीं, कोई रेम्यूनरेशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब से उन लोगों ने क्या कर दिया है कि वो लोग भी रेम्यूनरेशन लेना शुरू कर रहे हैं, यानी बगैर रेम्यूनरेशन के अब वो कहीं नाटक नहीं करेंगे। तो अब एनएसडी की अगर टीम को किसी को बुलाना है तो 40 लोगों से कम नहीं होगी टीम उनकी, प्लस उनका जो रिपर्टरी का जो सेट है वो पूरा बाई ट्रक आएगा। बाई ट्रक से अगर दिल्ली से यहाँ तक सेट आता है, जाता है, तो 1 लाख रुपए उसी में खर्च। 40 लोगों की जो टीम है वो राजधानी से आएगी जाएगी, 1 लाख रुपए उसमें चले गए, और उसके बाद उनको चाहिए 1 लाख रुपए रेम्यूनरेशन, और उसके बाद 40 लोगों को जब यहाँ हम ठहराएंगे तो उसके जो खर्च है 2 लाख रुपए करीब, यानी 6-7 लाख रुपए सिर्फ उनके एक शो करवाने में होंगे। और गवर्नमेंट जो सीएफजी के नाम पर जो ग्रांट देती है वो सिर्फ 5 लाख रुपए का ग्रांट देती है, जिसमें आपको 5 से लेकर 10 दिन का फेस्टिवल करना है। अब आप सोचिए, गवर्नमेंट भी वही चला रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी उनका है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का विंग भी उनका ही है ये एनएसडी। तो इनकी प्लानिंग किस तरह से है, ये जरा समझ में बात नहीं आ रही है। एनएसडी क्या है कि वो सरकार की वो संस्था नहीं है जो उनका काम थिएटर को बाहर निकल के प्रमोट करना है, ये नहीं, वो एक स्कूल। एक मिनट, उस स्कूल से जो स्टूडेंट निकल रहे हैं वो तो अपने रीजन में जाकर काम ही नहीं कर रहे हैं। वो जो है, एक स्टूडेंट वहाँ जाता है थिएटर सीखने के लिए, 3rd ईयर पास आउट होते होते वो अपना पूरा चैनल बना लेता है कि उसको किस सीरियल, किस फिल्म में और किस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास बॉम्बे में जाना है। वो तो वहाँ का रास्ता इख्तियार करता है। मैं भी वही बोलने चाह रही थी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो स्कूल है, ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये ट्रेनिंग किसके लिए दे रहा है? हाँ,
थिएटर वालों के लिए ट्रेनिंग दे रहा है, या बॉम्बे में बहुत अच्छी फिल्में बने, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर आए बॉम्बे बॉलीवुड में, या बॉम्बे की जो भी सीरियल हैं उसमें एक्टर बहुत नहीं, अच्छे और नजर दूसरी बात है आए, ट्रेनिंग जो उनके आप लिए दे कर रहे हैं उस ट्रेनिंग में आप उसको स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, स्टूडेंट को पूरा खर्च दे रहे हैं, और उस हमारे पैसे पे, टैक्स तो हमारा है, हमारे पैसे पे वहाँ जो स्टूडेंट जा रहा है वो पूरा दुनिया भी घूम लेता है, आज वहाँ का वर्कशॉप कर रहा है, वो कर रहा है। हम अब मेरे 2 एक्टर भी अभी इस साल उनका हुआ है, मेरे 2 लिटिल तस्मन के एक्टर वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो तो सारा घूम घाम के सारा सीख साख कर क्या होता है, उनका टारगेट है वही बॉम्बे। वहाँ पे सिखाने का काम अगर उस तरीके से, उस कंसेप्ट से हो कि जो बंगाल से गया है, जो असम से गया है, जो उड़ीसा से गया है, वो अपनी लैंग्वेज में अपने स्टेट में जाकर थिएटर को बढ़ावा दे, जो सीख के जा रहा है वही जाके वहां सिखाए। इसके लिए नेशनल स्कूल ड्रामा को फाइनेंस भी करना चाहिए कि जो स्टूडेंट निकल रहा है यहाँ पे हर जगह वो अपना एक सेंटर खोले कि जो उनके यहाँ से निकल रहा है यहाँ के 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग दे। आपने तो उसके ऊपर पैसा खर्च किया, बहुत खर्च किया, 1 साल नहीं कमाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 साल में वो कितने लोगों को तैयार कर पाएगा, ये फैक्टर है। थिएटर करने के लिए जो पहले जा रहा है तो आप देखेंगे कि हर कोई पैसा देके एक्टिंग नहीं सीख सकता। आप अपनी जगह पे भी आप पैसा देके सिखा रहे हो, तो यहां हम कैसे किसी से पैसा ले रही। मेरे जो एक्टर आ रहे हैं, ये बच्चा जो आया है ये दिल्ली से आया है लिटिल तस्मन को ज्वाइन करने के लिए। तो अब किसी के भी घर वाले नाटक करने के लिए पैसा क्यों देंगे? वो नाटक सीखने के लिए अगर मन पड़ेगा हाँ बेटा फिल्म में जाएगा तो वो 4 लाख रुपए का घुस दे देंगे, जा सीख ले बेटा। मालूम है फिल्म में जाएगा और वो 4 करोड़ लेकर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो वो झोला टांग कर उसको थिएटर करना है, गाली खाना है, खूब गाली खाना है, रिहर्सल रूम की सफाई करनी है, चाय लेकर आना है, ये सारे काम करने और फिर थिएटर भी करना है। तो एनर्जी की बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से थिएटर डेवलप नहीं हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो रही है।